क्यों? क्योंकि उसको सुलाना है, जब तक मैं नहीं सोऊंगी वो नहीं सोएगा। तो मैं चुपचाप से लेटे रहती थी कि सो जाए सो जाए सो जाए, लेकिन वो इतना इरिटेट कर देता था कि पहले मैं सो जाती थी, उसके बाद वो सोता। कोविड हुआ, मैंने उसको भगा दिया अपने रूम से, नहीं, बिल्कुल नहीं सटना, बिल्कुल नहीं सटना। फर्स्ट फ्यू डेज वो बहुत परेशान रहा, मैं यहाँ नीचे सो जाऊंगा, मैं वहां कोने में गद्दा लगा लूंगा। मैंने कहा तुम्हें इस रूम में रहना ही नहीं है, क्योंकि वायरस है यार। वायरस का मतलब वो मेरे बिस्तर में मेरे साथ नहीं वायरस सोएगा, वायरस तो पूरे घूम में कहीं भी रूम में कहीं भी घूमेगा, यहां नहीं सोना है। अब जब से कोविड खत्म हुआ, मेरा कोविड गया, वो अकेले सोने का हैबिचुअल हो गया, पहले उसको डर लगता था। सो टुडे, अब मुझे जब मर्जी मैं सोती हूँ, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन माई स्वीट विल। जब मर्जी तब सोती हूँ, क्या कहा मैंने? आई स्लीप एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन माई स्वीट विल। अप्स एंड डाउन्स, बेटा आप लोग कभी सोचते हो कि जैसे सरकारी नौकरी लगेगी हम तो बिल्कुल माला माल हो जाएंगे? है ना बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। सरकारी नौकरी लगेगी और उसके बाद आराम से शादी हो जाएगी, फिर तो हम घर बसाएंगे बेटा। एक बहुत खतरनाक, जो कहते हैं ना, खतरनाक चीज आने वाली फिर घर में, ठीक है? पैंडोरास बॉक्स, याद है ना, मैंने बताया था पैंडोरा बॉक्स क्या था, है ना? मुसीबत का पेटी, मुसीबत का ढेर, ठीक है ना? वो पेटी जब खोलोगे तो पता चलेगा पैंडोरा बॉक्स क्या है, मतलब समझ लो। तो शादी के बाद पैंडोरा बॉक्स आती है घर में, फाइन। लेकिन आप सोचते हो ना लाइफ विल बी वेरी स्मूथ, है ना, एकदम इजी गोइंग होगा? यू हैव टू फेस अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, है ना? एट एवरी स्टेज यू विल फाइंड लाइफ हैज मेनी अप्स एंड डाउन्स, मतलब काफी उतार चढ़ाव होता है लाइफ में यार। ऐसा थोड़ी है कि एकदम स्मूथ सेलिंग। याद करो, स्मूथ सेलिंग का मतलब बड़े आराम से सेल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। There is nothing called smooth sailing in life. Life is not a bed of roses. You will have to face ups and downs in life. बता कोई प्रॉब्लम? Ups and downs मतलब good times and bad times. Yes. Ups and downs का मतलब हुआ good and bad times. ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। यूटोपियन स्कीम, बेटा कार्ल मार्क्स ने एक यूटोपियन सोसाइटी इमेजिन किया था ना, कि लाइफ, ये जिंदगी बहुत अच्छी होगी, सब कुछ परफेक्ट होगा, कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, कोई गरीब नहीं होगा, मजदूर एक दिन सारा सत्ता अपने हाथ में लेगा, मजदूरों का राज होगा, और बिल्कुल सोसाइटी में कहीं भी कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, एकदम सब बराबर होंगे। और उन्होंने एक ऐसा काल्पनिक सोसाइटी का कल्पना किया था, है ना? दैट वॉज यूटोपियन सोसाइटी। सो यूटोपियन स्कीम क्या होगा यार? ऐसा स्कीम जो इतना आदर्शवादी है, जिसको कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। अ विजनरी स्कीम, दो इम्प्रैक्टिकल, है ना? ऐसा स्कीम जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कई सरकारें कुछ ऐसे स्कीम्स लेके आती है जो नहीं चल पाता, बाद में कहते हैं यार इट वॉज जस्ट एन यूटोपियन स्कीम, है ना, इट वॉज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। कैसे होता? ये तो बिल्कुल फेल करना ही था इसको। इट वॉज एन यूटोपियन स्कीम, है ना, इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। सो यूटोपियन होता है जो अव्यवहारिक है, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, एकदम आदर्शवादी लगता है पूरी दुनिया से सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा इस स्कीम से। कुछ नहीं होने जाने वाला, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल है ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ। क्लियर, समझ में आया? वेदर द स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब तूफान। वेदर का मतलब होता है मौसम, लेकिन वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान का सामना करना। मैंने क्या कहा? लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। लाइफ डजंट हैव एनी यूटोपियन स्कीम। यू विल हैव टू वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? मुसीबत का सामना करना। स्टॉर्म मतलब तूफान यार, तूफान का सामना करना, है ना? आपको लाइफ में कई बार आपको तूफान का सामना करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वेदर द स्टॉर्म इन मेनी एट मेनी टाइम्स ऑफ योर लाइफ। Life has ups and downs, and there is nothing called utopian society. It is all visionary and imaginary. सिर्फ ये काल्पनिक है। बताओ, क्लियर? अब आप लोग अच्छे से जान लो, केडी लाइव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पे ये पूरा कंप्लीट मैंने जो इसका पीडीएफ है वो डाल दिया है।
केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, और केडी लाइव ऐप को भी डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे पीडीएफ है जो आपके काम की है। देखो, एयरफोर्स एक्स ग्रुप मैंने बताया था, अब एयरफोर्स वाई ग्रुप भी शुरू हो रहा है, जिसका फी 1499। ध्यान रखना, वही 28 जून का है, 12:30 बजे इसका टाइम है, वो 2 से 5 का है, ये 12:30 बजे। आप अपने अकॉर्डिंग सर्च मार लेना कौन सा आपको लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, वेल टू डू। जनरली आप जितनी लड़कियां यहां पर देख रही हो, बेटा ये बताओ, आपके फादर क्या चाहते हैं आपकी शादी के लिए? लड़का ठीक ठाक कमाए, घर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अपना घर हो, अच्छा खासा कमाने वाला लड़का हो, है ना। दे वॉन्ट अ वेल टू डू फैमिली फॉर यू, है ना। आपके मैरिज के लिए दे लुक फॉर अ वेल टू डू फैमिली। वेल टू डू का मतलब एफ्लुएंट या रिच कह सकते हो उसको। रिच या एफ्लुएंट का मतलब होता है संभ्रांत, यानी कि धनी, जैसे कैसे ठीक ठाक अच्छा खासा पैसा हो, है ना। वेल टू डू फैमिली चाहिए उन्हें। नेक्स्ट आओ, वेट ब्लैंकेट। व्हाट इज वेट ब्लैंकेट? यार एक बात बताओ, आप जब सोने गए और देखोगे ब्लैंकेट वेट है, नींद आएगी? सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा, है ना, सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं आपके दोस्तों में भी, दे आर जस्ट वेट ब्लैंकेट, सारा मजा किरकिरा करने वाले लोग होते हैं ना। मजा अभी आ ही रहा है पार्टी का, अरे जल्दी घर चलो, पापा मारेंगे, पापा बहुत डांटेंगे, पापा ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, क्योंकि यार तुम आए ही क्यों थे, अब तुम्हें कौन पहुंचाने जाएगा, हम तो नहीं जाएंगे। नहीं, तुम्हें ही जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं अकेले कैसे जाऊंगा, मैं पैदल थोड़ी जाऊंगा, मेरे पास गाड़ी के पैसे नहीं है, मैं टैक्सी नहीं कर सकता हूं। आप लोग क्या कहोगे उसको? कहोगे सारा मजाक किरकिरा करता है ये। क्या है ये? ही इज अ वेट ब्लैंकेट, वन हु स्पॉइल्स द एंजॉयमेंट। समझ में आया? कुछ लोग होते हैं, हर हर ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है, ठीक है ना। मेरी एक सिस्टर है, उसको शाम को 5 बजते 6 बजते मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना, चाहे कोई भी पार्टी हो, मुझे घर जाना है। शी इज अ वेट ब्लैंकेट। अभी देखेगी तो पीटेगी मुझे क्लास के बाद। विद इन व्हील्स, हाँ उसकी आदत है। मैंने कहा जैसे लगता है ना शाम को जैसे अंधेरा होता है, तुम्हें नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं है, रतौंधी तो नहीं है, तो उसके बाद तुम्हें दिखना बंद हो जाता है, जैसे अंधेरा होगा कहेगी ना ना मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो शी इज अ वेट ब्लैंकेट ऑफ आवर टीम। नेक्स्ट आओ, व्हील्स विद इन व्हील्स। व्हील के अंदर व्हील, या नहीं लगता कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। जटिल कार्य का और जटिल होना, अ सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली कनेक्टेड इवेंट्स, है ना। कुछ लोग कई बार कहते हैं कि मैम आप अपने केसेस किसी और लॉयर को क्यों नहीं देते हो, आप अपने केसेस किसी और लॉयर से करवाओ, पता नहीं ये लॉयर क्या कर रहा है, ये लॉयर पे आप कितना विश्वास करें। मैं कहूंगी भाई, माई केसेस आर व्हील्स विद इन व्हील्स, मतलब बहुत जटिल है, और जटिल होते चले जा रहे हैं, जैसे और सारे दिन ऐड हो रहे हैं तो और जटिल होते जा रहे हैं। सो ही कैन ओनली टेक केयर ऑफ देम। माई केसेस आर व्हील्स विद इन व्हील्स का मतलब होता है कि जटिल और जटिल होते जा रहा है, यानी सारे केसेस एक दूसरे के साथ कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, मिलने के बाद और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, जज को लगता है यार ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब वो पीछे पढ़ना शुरू करता कहते हैं ओके दिस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड केस, दिस हैज व्हील्स विद इन व्हील्स, यानी इसके पीछे तो और इंट्रिकेसीज है, और ज्यादा फंसते चले जा रहे हैं, इतनी जल्दी मैं जजमेंट नहीं दूंगा। आई विल रीड द होल केस फर्स्ट, आई विल रीड द होल फाइल फर्स्ट। व्हाइट एलिफेंट, बेटा व्हाइट एलिफेंट कहते हैं इंद्र के पास थी, है ना, और इंद्र के पास ऐरावत जिसका नाम था, और व्हाइट एलिफेंट नहीं मिलता है जनरल, राइट। अगर व्हाइट एलिफेंट किसी के पास है तो सोचेगा अरे यार मेरे पास तो वो चीज है जो इंद्र के पास है, इससे काम हम नहीं लेंगे, नहीं तो मर मुरा गया तो खाएगा भी पूरा, हाथी तो खाएगा ही। अब वो खाएगा भी और उससे तुम काम भी नहीं लोगे, तो वो क्या है, एक तो बहुत कॉस्टली है, और वो दूसरा बहुत ज्यादा महंगा भी है, और कुछ काम के लायक भी नहीं है। सो समटाइम्स द लग्जरी कार्स बिकम व्हाइट एलिफेंट। मैं आपको बता रही हूं, लग्जरी कार्स बिकम व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट मतलब कोई काम की चीज नहीं रहती वो, लेकिन उस पर खर्चे बड़े, ठीक है, समझ में आया? क्या है? एक्सपेंसिव बट यूजलेस, यस, समझ में आ गया। नेक्स्ट आओ, व्हाइट लाई। बेटा व्हाइट लाई हिंदी का सफेद झूठ नहीं है, अच्छे से मतलब बता दूं मैं,
व्हाइट लाई हिंदी का सफेद झूठ नहीं है। ठीक है, सुनो, हिंदी का सफेद झूठ नहीं। कभी कभी देखते हैं छोटे बच्चे कुछ कुछ झूठ बोलते हैं, आपको हंसी भी आती है और कहते हैं अच्छा अच्छा ऐसा हो गया, ओके मैं देख लूंगा, मैं मम्मी को मारूंगा, है ना। सो यू एंजॉय द वाइट लाइस ऑफ चिल्ड्रेन बिकॉज दे आर नॉट वेरी, यू कैन से, आपको बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना, नुकसानदायक नहीं है। दैट मीन्स अ माइनर लाई, छोटी झूठ जो बहुत आपको ऐसा नहीं नुकसान पहुंचाएगा जिससे आपको बहुत भयानक धक्का लगे या बहुत ज्यादा नुकसान हो। जैसे जनरली मैंने कहा ना आपको बच्चों का झूठ, है ना, तो कई बार ऐसा होता है अच्छा उसने ऐसे किया वैसे किया, वो झूठ सच की कहानियां सुनाते हैं और फादर और मदर दोनों जानते हैं ये झूठ बोल रहा है, लेकिन ठीक है खुश हो जाते हैं लोग। सो व्हाट, इट इज अ वाइट लाई। इसका मतलब झूठ जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही नुकसानदायक है। विल ओ द विस्प, एक भ्रामक उम्मीद जो पैदा करता है वो विल ओ द विस्प है। एल्यूसिव एंड अनरियल, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सरकार कहती है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना, उनका मैनिफेस्टो में देखना दुनिया भर की ऐसी चीजें होंगी जो अगर मिल जाए तो यार जिंदगी स्वर्ग बन जाए, बट दे आर नथिंग बट विल ओ द विस्प, भ्रामक होता है और झूठी उम्मीद होती है ना। दे आर अनरियल, दे आर एल्यूसिव, दे आर जस्ट देयर टू फूल यू एंड गिव यू अ फॉल्स एक्सपेक्टेशन, एक झूठा एक्सपेक्टेशन आपको प्रोवाइड करता है। दे आर नथिंग बट विल ओ द विस्प, यानी झूठा और भ्रामक उम्मीद, झूठी और भ्रामक हो जो उम्मीद। विंडफॉल, अचानक माला माल हो गया यार, अचानक उसका लॉटरी निकल गया 1 करोड़ का, और वो कहां पहुंच गया, अरे यार बिल्कुल नहीं पढ़ता था उसका, वो तो इंस्पेक्टर बन गया, है ना। इट वॉज अ विंड फॉल फॉर हिम, ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद ना हो, सडन गेन रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली, मैंने कहा 1 करोड़ का उसकी लॉटरी निकल गई, इट वॉज अ विंड फॉल फॉर हिम, मतलब किस्मत खुल गया उसका। विंड फॉल का मतलब ऐसा लाभ या ऐसा कुछ मिलना जिसकी उम्मीद नहीं थी, है ना। जनरली क्या होता है जब आपकी वाइफ की बहुत सुंदर बेबी मिल जाती है, देखते हैं अरे इसकी तो किस्मत खुल गई, है ना। इट इज अ विंड फॉल फॉर हिम, विंड फॉल का मतलब अचानक इस गधे को इतनी सुंदर बीबी कैसे मिल गई। सो यू फाइंड दैट इट इज अ विंड फॉल फॉर हिम। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो बेटा, वही जो मैं बार बार बता रही हूं आपको, एयरफोर्स का एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप कॉम्बो बैच आ रहा है, 1 ईयर की वैलिडिटी है, 28 जून को आ रहा है। कोई भी 1 ईयर की वैलिडिटी अभी नहीं दे रहा है, सब लोग वैलिडिटी अप टू द एग्जाम दे रहा है, आप इसको देख लो। ठीक है, बस प्रियंका आज ये खत्म होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका शुरू कर दूंगी नरेशन, 4th चैप्टर जो है वॉल्यूम 1 का नरेशन, वो परसों शुरू हो जाएगा, मतलब परसों क्या, सैटरडे है ना, ट्यूसडे को शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस बीच एक आध क्लास में स्पोकन का भी लूंगी। ठीक है, क्लियर। वॉल्यूम 1, बेटा वॉल्यूम 1 आधार है, पहले आप वॉल्यूम 1 खत्म करो, एक बार वॉल्यूम 1 जब हो जाए ना बेटा तब क्लास नोट्स लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप, विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब यार आप हर बात क्या सरकार की विश्वास कर लेते हो। आपने कहा कि नहीं, सरकार ने कहा था कि भाई हम आपको 15 लाख रुपए दे देंगे, 15 लाख रुपए कहां देने को कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर अगर ऐसा हो कि सारा काला धन आ जाए तो एक एक व्यक्ति को 15 लाख मिलेगा। और अगर सरकार ने प्रॉमिस भी किया था, यू शुड हैव टेकन इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यू शुड हैव टेकन इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब है कि भाई पूरा पूरा विश्वास करने किसने कहा था, भाई थोड़ा सा अपने दिमाग का भी तो इस्तेमाल करो, टू एक्सेप्ट विथ मिसगिविंग, यानी शंका के साथ, विथ सम सस्पिशन, उसको वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था। आप पूरा पूरा विश्वास कैसे कर गए, यू जस्ट बिलीव्ड इट इन टोटो, टोटो मतलब होता है कंप्लीट, यू शुड हैव टेकन इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब भाई थोड़ा सा समझदार हो आप, आपको समझ में आना चाहिए था कि पूरा पूरा नहीं सही हो सकता है। विथ वंस एकॉर्ड या इन वन वॉइस, मतलब एक मत से, एक मत से, जानते हो आजकल क्या है, आजकल
कोई भी बिल विथ वन एकॉर्ड एंड इन वन वॉइस पास हो सकता है, दोनों राज्यसभा और लोकसभा में। बीजेपी का, एनडीए का बहुमत दोनों जगह है। In one voice, every bill can be passed by the NDA government in both Lok Sabha and Rajya Sabha. They can pass, the NDA government can pass every bill in one voice. In one voice. मतलब आराम से पास कर लेगा। ठीक है, अजय राणा के साथ मेरा कॉम्बो, बेटा नेक्स्ट कॉम्बो अजय राणा के साथ आएगा। अभी ये कॉम्बो जो आया है वो पुष्पेंद्र सर के साथ आया है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? बेटा आप लोग का मैसेज देखने के लिए मुझे नजदीक आना पड़ता है। नहीं दिख रहा है, रुको एक सेकेंड, बड़ा करो तो थोड़ा सा इसको। हाँ ठीक है। यूनानिमसली बेटा, वेरी वेरी गुड, यूनानिमसली। अ बिट ऑफ कार्ड कहाँ होता है यार? कुछ बिट का मतलब थोड़ा टुकड़ा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई इडियम तो नहीं है, एक बार चेक करो आप। और कुछ टॉपिक कौन सा होगा? हो चुका है बेटा, टेंस हो चुका है, पैसिव वॉइस हो चुका है, और वर्ब बेसिक हो चुका है। ठीक है, वो 3 चैप्टर जो है शुरू के वो हो चुके हैं। चौथा चैप्टर के बदले में मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस शुरू कर दिया था। अब फिर मैं चौथा चैप्टर में आऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ा ग्रामर, थोड़ा वोकैब, थोड़ा सा उसको बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आओ। वुल्फ एंड शीप्स क्लोथिंग, यानी भेड़ के खाल में भेड़िया, यानी कि भाई देखने में मासूम लग रहा है, लेकिन अंदर कौन है? भेड़िया बैठा हुआ है, क्योंकि उसने खाल पहन रखा है भेड़ का। इसका मतलब कुछ ऐसे हमारे नेतागण होते हैं जो देखने में भाई एकदम सफेद सफेद पहने रहते हैं, वो कुर्ता पैजामा, हाथ जोड़े रहते हैं, पर दे आर वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। देखे नहीं, कई नेता ऐसे होते हैं, कई ऐसे बाबा होते हैं जो ये आप देखोगे रेप केसेस में फंसे हुए अंदर है ना, और कन्विक्टेड भी है, खाली अंदर नहीं है, कन्विक्टेड भी है, यानी कि दोषी भी साबित हो चुके हैं। बेटा कोर्ट में जब किसी का केस चलता है ना, ठीक है, उसके बाद या तो कन्विक्ट होता है या तो एक्विट होता है। तो मैंने कहा कन्विक्ट यानी दोषी साबित हो चुके हैं, वो है क्या? दे आर वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड, शब्दशः। कुछ लोग कहते हैं मैम हम प्रेसी तो लिख लेते हैं मैम, लेकिन मार्क्स नहीं आते हैं। कंपल्सरी इंग्लिश वाले बच्चे कहते हैं मैम मैंने तो प्रेसी लिखा था, पूरा पूरा लिखा था, लेकिन मार्क्स नहीं आया। अरे कहां से मार्क्स आएगा? यू जस्ट रिपीट दैट वर्ड फॉर वर्ड, वहां के शब्द उठा के वहीं पर टेप देते हो। एक बार एक लड़का, उसकी बातें आज तक मुझे याद है, ये मैं बता रही हूँ 2009 की बात, मुखर्जी नगर में कंपल्सरी इंग्लिश आया पढ़ने के लिए और हमसे बहुत बात किया। कहा मैडम मैं लिखता हूं लेकिन मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं कहता हूं क्या पता है, मैं प्रेसी में हर तीसरे लाइन उतार देता हूं, क्योंकि वहां लिखा रहता है 1/3 शब्दों में लिखिए। तो 1/3 का मतलब मैं क्या करता हूं ना मैम, जितने लाइन है उसका हर तीसरा लाइन उतार देता हूं, तो प्रेसी बन जाता है। मैंने सर पीट लिया, क्या करते हो यार तुम? He just repeated every third line word for word. He repeated every third line word for word. As it is उतार दिया, कहता है कि मैं तो लिखता हूं प्रेसी। ठीक है, you won't get any mark if you repeat it word for word. ठीक है, नेक्स्ट। कई बार आप कहते हो मैम हमारा एग्रीमेंट तो हुआ था लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। तो कहते हैं भाई एग्रीमेंट हुआ था तो केस करो। नो मैम इट वाज जस्ट वर्ड ऑफ माउथ। ये क्या है यार वर्ड ऑफ माउथ? अनौपचारिक, मुंह से ही हाँ हाँ हो गया या बस, आप तो मुझे इतना पैसा दे देना हम तुम्हारे नाम ये दुकान कर देंगे। पैसा भी ले लिया, दुकान भी नाम नहीं किया। कहाँ एग्रीमेंट की कॉपी मैम? सिर्फ ये है ना, हमारी जुबानी एग्रीमेंट हुई थी। जुबानी एग्रीमेंट का मतलब होता है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब क्या कह रहे हो आप? मैम इट वाज जस्ट वर्ड ऑफ माउथ एग्रीमेंट। इसका मतलब है लिखित नहीं बल्कि सिर्फ मौखिक। देखो अनौपचारिक या मौखिक, ठीक है, इनफॉर्मल और वर्बल। इनफॉर्मल और वर्बल, देखो तो। ठीक है, नेक्स्ट आओ।
ह्यूमन सर्विस। बेटा ह्यूमन सर्विस होता है कोई बहुत अच्छी सर्विस जो किसी अच्छे काम के लिए हो। जैसे आपने किसी के लिए कुछ पैसा डोनेट किया, 1,000 रुपया ही डोनेट किया, और मुझे जैसे आपने स्क्रीनशॉट भेजा कि मैम आई हैव डोनेटेड, मैं लिखूंगी नीचे ह्यूमन सर्विस, मतलब बहुत अच्छा काम, किसी कॉज के लिए, किसी की जान बचाने के लिए आपने ये पैसे दान दिए हैं। इट इज अ ह्यूमन सर्विस, यानी अति उत्तम काम किसी अच्छे भलाई के काम के लिए, वो ह्यूमन सर्विस होता है। फाइन बेटा, ये हमारा 356 इसमें ईडियम्स था और हमने सारा ईडियम्स खत्म कर दिया है। याद रखना, ऐसे करीबन 20 शीट्स हैं और जिसमें हम करते हैं अपने बैचेस में 1 to 20 शीट्स है, जिसमें हर शीट में 45 से, और मैं कह सकती हूँ 45 का मतलब हो गया बेटा 900। लेकिन उसके ईडियम्स वगैरह अगर उसके आप सिनोनिम देख लोगे तो वो पूरा मिला के करीबन सिर्फ 2000 वोकैबलरी के शीट्स है। उसके अलावा भी बहुत सारे वोकैब है जो जीआईएफ में है, जो आपके इसमें करवाया है मैंने, वो भी सब उसमें लोड होता जाता है। रिमेंबर, इंग्लिश स्पेशल जो हमारा बैच आता है वो सिर्फ एकमात्र बैच आता है जिसमें ग्रामर, वोकैबलरी, जितने भी प्रैक्टिस है, चाहे वो पीओ के सेट्स हो या एसएससी के हो, वो सारे सेट 75 टेस्ट पेपर्स होंगे उसमें, जिसमें सारा टेस्ट पेपर वो सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक पीओ, क्लर्क वगैरह का होगा। वो सारा मेरे द्वारा डिस्कस होता है और इसमें आपको अलग से वोकैब करने की जरूरत नहीं है, अलग से ग्रामर, अलग से प्रैक्टिस नहीं। एक बैच लो, 6 to 7 मंथ्स पढ़ो और उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी जो हमारा बैच आया है वो बैच आया है 15 जून को, जिसमें 4-5 क्लासेस तो मैंने डेमो लिया है सिर्फ, और यूट्यूब में ही 5.5 का डेमो देख लेना, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे का। और ये कंप्लीट बैच जो है आपका 3499 का है। अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हो करो, और नहीं कर सकते हो तो भी करो, ठीक है। क्योंकि आप जब पढ़ते हो तो बेटा पढ़ाई में कहते हैं पढ़ा मैम, पढ़ाई में बहुत है ना पैसा वेस्ट हो जाता है। पढ़ाई में आप इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि हमारे समय में हम लोग ब्रांडेड ना कपड़ा तो जानते ही नहीं थे उसमें कि ब्रांडेड कपड़ा भी कुछ होता है, ठीक है ना। हार्डली 2 या 3 ड्रेसेस होते थे, बस उसी में काम चला लेते थे, क्योंकि हमें कहीं जाना ही नहीं होता था। हमारे समय में ना ही कोई वाटर पार्क था, ना ही कोई ऐसा फिल्म। और बता दूं मैं अगर कि अगर हमारा रैंक सेकंड से नीचे स्लिप कर जाता था तो जब तक नेक्स्ट एग्जाम नहीं होता था, जो नेक्स्ट एग्जाम 2 महीने के बाद यूनिट टेस्ट होता था, तब तक मुंह खोल के ये भी नहीं कह सकते थे कि मैं मूवी देखने जाऊंगी। चुपचाप रहती थी जब तक कि रिजल्ट ठीक ना हो जाए। हम लोग के समय में ये हालत थी। लेकिन हमारे पढ़ाई में, मैं आपको बता दूं, मेरे फादर नहीं थे, लेकिन हमारे पढ़ाई में, और आज भी मैं गिरिडीह जाती हूँ, बहुत फक्र के साथ आपको कह सकती हूँ कि बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज में मैं जाती हूँ, और वहां पे हमारे मिडिल क्लास के ही लोग थे ना, तो सारे रिश्तेदार तो मिडिल क्लास के ही हैं। सब लोग अपने पेट को काटते हैं, लेकिन बच्चों को आज भी बहुत अच्छे, जो सबसे अच्छे स्कूल है वहां के, उसमें पढ़ा रहे हैं। तो एजुकेशन में, मैं दिल्ली में ही आके मैंने सुना है मैडम पैसे नहीं है, पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। भाई ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, बाइक में चल रहे हैं, मतलब सब कुछ करने के लिए पैसे हैं, पढ़ने के लिए पैसे नहीं। बेटा पढ़ाई में पैसा इन्वेस्ट होता है, जो मैंने भी किया है। ए फादरलेस गर्ल इन्वेस्टेड in her education with the help of her mother and brother up to only 10th standard। 11th और 12th में मैंने अपना खर्चा खुद निकाला था ट्यूशन पढ़ा के, और 11th से मैंने घर से कभी पैसे नहीं लिए, क्योंकि मेरा मानना था कि भाई इतना तो बुद्धि आ गया ना दिमाग में। मैं 11th में जब थी तो मैं 10th और 9th के बच्चों को मैथ्स का ट्यूशन पढ़ा रही थी। इसीलिए अगर आप कहते हो कि आपके पास पैसे नहीं है पढ़ने को, इसका मतलब अपने गिरबान में झांको। अगर आज भी अगर अपने फादर से आप पैसे ले रहे हो बेटा, ये शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। क्या आप अभी तक क्या एक ट्यूशन पढ़ाने के काबिल नहीं हुए कि अपने खर्च खुद उठा सको? ग्रेजुएशन जब मैं कर रही थी बेटा, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड मैंने कर लिया था बनारस से, और उसके बाद कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि मुझे वापस गिरिडीह जाना पड़ा। और वहां के कॉलेज में 1-2 दिन तक तो वहां के टीचर्स को ये फील होता था कि शायद बड़े कॉन्ट्रैक्टर की बहन है, इसीलिए देखो इसके कपड़े, मतलब बहुत बढ़िया कपड़ा, बहुत बढ़िया सैंडल पहन के मैं जाती थी, स्टाइलिश लगती थी मैं।
तो उनको लगता था कि भाई बड़े घर से है और इसका भाई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, भाई के पैसे पे ऐश कर रही है। लेकिन जिस दिन उनको पता चल गया कि मैं अपना कोचिंग सेंटर अपने घर में रन कर रही हूं और मेरी कमाई के सारे पैसे हैं, उनके नजर में चेंज हो गया था। मेरे प्रोफेसर्स मेरा सम्मान करते थे कॉलेज में। दे रेस्पेक्टेड मी फॉर वॉट आई वॉज, बिकॉज उस समय भी मैं कोचिंग चला रही थी। और 11th-12th की स्टूडेंट, आप समझ सकते हो, उस समय मैं 8th-9th-10th को पढ़ा रही थी। इनफैक्ट ग्रेजुएशन के समय में भी मैं 9th और 10th को मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा रही थी। सो वॉट आई फील, यू शुड नो हाउ टू अर्न फॉर योर सेल्फ। आप में से बहुत लोग कहें नहीं मैम मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। बेटा आजकल क्या हुआ है ना बेटा, गरीब होना एक क्या कहते हैं उसको, स्टाइल बन गया, एक फैशन है। मैं गरीब हूं एक फैशन है। मैं बहुत सारे शोज देखती हूँ, अभी मैं इंडियन आइडल एक दो बार देखती हूँ। मुझे आश्चर्य होता है यार, उसमें जो कॉन्टेस्टेंट है वो कॉन्टेस्टेंट के गाने नहीं, वो गरीब है उस बात पे उसको वोट मिल रहे हैं। अरे भाई उसके गाने पे वोट दो ना, वो गरीब उस बात पे उनको वोट क्यों? गाना अच्छा गा रहा है, गरीब है, डजेंट मैटर। गरीब है और गाने में किसी से 19 पढ़ रहा है, आप उसको वोट मत दीजिए, क्योंकि वहां पे गरीबी का कंपटीशन नहीं है, वहां पे गाने का कंपटीशन है। समझ में आया? इसीलिए बहुत सारे ऐसी चीजें मैं देखती हूँ, क्या गरीब होना फैशन है। बेटा गरीब होना फैशन नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने कहा नहीं मैम हम नहीं अफोर्ड कर सकते, मैं वॉल्यूम 1 पूरा फ्री। बेटा वॉल्यूम 1 मैंने 2000 मैंने 12 में, मतलब 2012 में मैंने ये बुक लॉन्च किया है। अब 2022 आने वाला है, यानी 10 साल 9 साल के बाद मैंने इस बुक को पढ़ाना शुरू किया, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन। स्टूडेंट सेड कि नहीं हम अफोर्ड नहीं करते, बट यू शुड अफोर्ड योर एजुकेशन। एंड याद रखना, अगर आप 10th कर चुके हो, 12th कर चुके हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो और फिर भी कहोगे नहीं पापा पैसे नहीं देंगे, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी तक आपने किया क्या। आपके पापा क्यों देंगे पैसे आपको? ग्रेजुएशन कर चुके हो, मैंने क्या बताया, 10th के बाद मैंने पैसे नहीं लिए, मैं अपना खर्चा खुद अफोर्ड करती थी। और मैंने क्या कहा, ग्रेजुएशन में मैं ऐसे ड्रेसअप होके जाती थी कि कॉलेज में टीचर्स को लगा या बड़े घर की है तो पैसे उड़ा रही है। जिस दिन उनको पता चल गया ये अपनी कमाई के पैसे अपने कपड़ों में खर्च कर रही है और अब जो भी फैशन कर रही है अपने खर्च पे, अपने अपने कमाई पर, उस दिन उनके नजर में सम्मान आ गया। ये सम्मान आपको भी मिलेगा जिस दिन आप अपने घर में अपने कमाई के एक शर्ट लाके अपने फादर को दोगे। ट्राई दैट। आपको उनके आंख का जो खुशी होगा ना, हमेशा याद रहेगा। ट्रस्ट मी, जो बोलती हूं दिल से बोलती हूं और अपने अनुभव से बोलती हूं, करके देखो। थैंक यू। जय हिंद।